हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका भाई लेके आया है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हम यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको भी इन क्वेश्चनों को पढ़कर क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है भाई। और लास्ट में आपको बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन जो हैं उन्हें गद्यांश को पढ़कर आपको हल करने हैं। तो करते हैं, पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, और जो छीड़काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही आत्मा था, वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उसने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आपका गद्यांश था। हमें अब इसी गद्यांश से 5 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, ठीक है भाई। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पढ़िए, महान आत्मा का स्वामी कौन था? तो इसमें ए है मोहनदास, बी है करमचंद और सी है मोहनदास करमचंद गांधी। इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जयंती कब मनाते हैं? ए है 30 जनवरी, ए है 30 जनवरी, बी है 2 अक्टूबर, सी है 12 जुलाई और डी है 1 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इनके जन्म की बात करें तो ये इनका जन्म हुआ, वो हुआ 1869 में। 1869 में कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है भाई। इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई। इसी दिन मनाते हैं शहीद दिवस। कहाँ मनाते हैं? शहीद दिवस, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये छीड़काय का अर्थ है। तो छीड़काय का अर्थ है, ए है लंबा शरीर, बी है मोटा शरीर, सी है दुबला पतला शरीर और डी है चौड़ा शरीर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबला पतला शरीर को हम कहते हैं छीड़ काय, ठीक है भाई। काय माने शरीर, छीड़ माने पतला दुबला। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये है सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो आसानी से दे सकते हैं आप जवाब। ए है नेहरू, बी है सरदार पटेल, बी है नाथूराम गॉडसे और डी है गांधी जी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, ये गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। ए है इतिहास में, बी है स्वर्ण अक्षरों में, सी है संविधान में और डी है पुस्तकों में। तो इसमें हमें अपने तरफ से कुछ जवाब नहीं देना। जो गद्यांश में दिया गया था स्वर्ण अक्षरों में, उससे ही हमें लगाना है। तो इसमें सही जवाब बनेगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे है पहला क्वेश्चन है, अब ये हमें गद्यांश की अलग से जवाब देने हैं इसकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ए है अनुमान, सी है परिकर और बी है एकावली और डी है कारण माला। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमान, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये
कि जैसी किस धारा के कवि हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए है प्रेम मार्गी भक्ति धारा, बी है कर्म मार्गी भक्ति धारा, सी है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी भक्ति धारा। जैसी का पूरा नाम पूछा जाए तो मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है। इनकी जो प्रमुख रचना है, एक है अकरावट, एक है आखिरी कलाम, एक है चित्ररेखा और एक है कहरानामा। क्या है? कहरानामा। तो इनकी चारों पुस्तकों को आप याद रखना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है नीचे दिए गए तत्सम तत्व शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रिटपूर्ण है। तो त्रिटपूर्ण इनमें से कौन सा है बताएंगे। एक है क्षीर और एक खीर, पहला ठीक है। दूसरा है दधी और दही, तो यही हमारा गलत ऑप्शन है। त्रुटिपूर्ण हमें चुनना था, तो इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दधी और दही। दही का तत्सम पूछा जाए तो वो होता है दधे। क्या होता है? दधे। ठीक भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन बताइए कौन सा है। ए है ढा, बी है ज्ञ, सी है ढा और डी है ढा। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ। अगर ज्ञ में पूछ लिया जाए कौन सा अक्षर होता है, तो एक तो होता है ज, आधा होता है, प्लस अड़ा होता है पूरा। संयुक्त अक्षर में 4 अक्षर होते हैं। 4 अक्षर में एक होता है त्रा, एक होता है छित्री, एक होता है श्री, स्रा। ठीक है। त्रा में आधा ता पूरा रा होता है, छा में आधा का और पूरा सा होता है और स्रा में आधा सा और पूरा रा होता है। ठीक है भाई, ऐसे भी इन्हें याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। का की, छा की, ता की और पा की। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ता। जो ता वर्ग होता है या इसके सभी जो लेटर होते हैं उनके उच्चारण दंत से ही होते हैं। ऐसे ता, था, द, धा, ना, ये सभी दंत ध्वनियाँ हैं। यह आपको पता होना चाहिए। का वर्ग को पूछा है जैसे का, खा, ग और घा और ड़ा। ये सभी कौन से हैं? ये हैं कंठ। कौन से हैं? कंठ। ठीक है भाई। छा में कौन से आएंगे? जैसे चा, छा, ज, झा और अड़ा। इनका पूछा जाए तो ये कौन से हैं? तो ये हैं तालव्य। कौन से हैं? तालव्य। ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। पा की बात करें, पा, फा, बा, भा और माँ, ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। ए है फैजाबाद, बी है रीवा, सी है ग्वालियर, डी है भोपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ। कब हुआ पूछा जाए तो 1595 में इनका जन्म हुआ। गांव पूछा जाए तो गांव था बसुआ, गोविंद गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी एक प्रमुख रचना है, रचना भी आपको याद रखनी है, बिहारी सतसई। कौन सी है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी एक प्रमुख रचना है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार हैं। ए है श्लेष, बी है अतिशयोक्ति, सी है परिसंख्या और डी है प्रतीप। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीप। प्रतीप जो अलंकार होता है वह है उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। ठीक है। श्लेष क्या होता है? जहाँ एक ही पद के एक से अधिक अर्थ हों वह श्लेष अलंकार होता है। अतिशयोक्ति क्या होता है? जहाँ किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है भाई। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है ये कि अष्ट का तत्व रूप है। अष्ट, अष्ट तो नहीं हो सकता। बी है 80, सी है 18 है और डी है 8। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जेते तुम तारे तेते नव में न तारे हैं। इस वाक्य में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो बताइए कौन सा इसमें अलंकार बनेगा। ए है उपमा अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है यमक अलंकार और डी है श्लेष अलंकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। यमक अलंकार कब बनता है? जब एक ही शब्द दो से अधिक बार आए और जितने बार आए उतने बार अलग अलग अर्थ हो तो उसे हम यमक अलंकार में लेते हैं। ठीक है भाई। उपमा की बात करें तो उपमा अलंकार कौन सा होता है? जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, जैसे मुख की तुलना हम चंद्रमा से करें तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस की बात की गई है, बताइए कौन सा रस इसमें आएगा। ए है शांति, बी है श्रृंगार, सी है करुण और डी है हास्य। तो इस क्वेश्चन में जो सही सब जवाब होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। श्रृंगार रस होगा। इसमें इसका स्थायी भाव होता है वो होता है रति। स्थायी भाव भी पूछे जाता है, रति यानी कि प्रेम। यह मीराबाई का एक पंक्ति है, इसमें श्रृंगार नामक रस है। शांति की बात करें तो शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद, निर्वेद या सम। करुण की बात करें तो ये इसका होता है शोक। क्या होता है? शोक या दुख। जब दुख प्रकट होगा वहाँ करुण रस होगा। हास्य की बात करें, इसका स्थायी भाव होता है वो होता है हास्य यानी कि हंसी। तो इन सभी फैक्टरों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कि गोबर गणेश यह किस किस समास का उदाहरण है। ए है संबंध तत्पुरुष, बी है संप्रदान तत्पुरुष, सी है कारण तत्पुरुष और डी है अधिकरण तत्पुरुष। इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारण तत्पुरुष। ठीक है भाई, तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। गोबर गणेश का मतलब हो गया गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से निर्मित गणेश, इसमें से का क्या होता है? से का लोप होता है। इसमें संबंध में क्या होता है? का, की, के का लोप होता है। ठीक है भाई। संप्रदान में किसका लोप होता है? के लिए। संप्रदान में के लिए का लोप होता है। अधिकरण में किसका लोप होता है? इसमें पर का लोप होता है। इन फैक्टरों को भी आपको याद करते चलना है। आगे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है रहमान चुप है, बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आए हैं, बनत न लगे हैं बेर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद की बात की गई है तो आपको बताना है। ए है दोहा, बी है सोटा, सी है रोला और डी है चौपाई। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए अपना अपना उत्तर। तो इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें मात्रा के ऊपर हम पता करते हैं कि कौन सा दोहा छंद है, कौन सा सोरठा है, कौन सा रोला है, कौन सा चौपाई है। तो जब दोहा में पहली और तीसरे छंद में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा हों तो उसे हम कहते हैं दोहा। अगर पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और चौथे और दूसरे में 13-13 मात्रा हों तो हम उसे कहते हैं सोरठा। रोला में 24 मात्राओं का होता है रोला और ये सममात्रिक छंद है। चौपाई में क्या होता है? चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और सभी चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। यह बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ए है चरमोत्कर्ष, बी है चर्मोत्कर्ष, सी है चरमोत्कर्ष, डी है चर्मोत्कर्ष। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्मोत्कर्ष। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? ए है भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, बी है सुंदरता सारे विश्व में, सी है सबसे उत्तम है और डी है कोई त्रुटि नहीं। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे सर्वोत्तम। सबसे सर्वोत्तम यह सबसे इसमें त्रुटिपूर्ण है, सर्वोत्तम का ही मतलब है सबसे उत्तम। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट बनेगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उपसर्ग को कहते हैं। एक है शब्दांश, ए सी है शब्द और बी है वाक्यांश और डी है पद। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दांश। ठीक है भाई, ऑप्शन उल्टे हो गए हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शब्दांश। ठीक है भाई। आगे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ए है गुण संधि, बी है यड़ संधि, सी है अयाद संधि और डी है व्रत संधि। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा अयादी संधि, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पवन का अगर संधिवच्छेद पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा पो धन अन, पो धन अन यानी कि पवन, इसकी संधि हो जाएगी पो धन अन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिस समास के पूर्व एवं उत्तम दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। बताइए क्या कहेंगे। ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्विगुण समास और डी है द्वंद्व समास। यहाँ पर द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। तो इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 23 ये कि तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए है
तिरस प्लस कार, बी है त्रह प्लस कार, सी है तेह प्लस कार और डी है तिर प्लस कार। तो सही जवाब बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, त्रह प्लस कार। और इसमें संधि पूछी है कौन सी है, तो विसर्ग संधि है इसकी, विसर्ग संधि। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। ए है कान्हा, बी है कन्हैया, सी है किशन और डी है कृष्ण। इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण। कृष्ण एक तत्सम शब्द है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कि वाक्यों में उसकी प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रलवा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमें 1 से स्टार्ट करना, 6 तक लेके आना है। तो क्या बन जाएगा, इसमें दे रखा है समय को परखने वाला और समय की, रंग के धानांड्य और ला है करोड़पति से भिखारी, बी है उपेक्षा करने वाला और 6 है हो जाता है। तो हमें पहला लास्ट का पता है, पहले तो हमारा आएगा ये, दूसरे नंबर पर आएगा ये। ठीक है भाई, पहले नंबर पर लास्ट का नंबर हमें पता है। इसके बाद पहले पे ये हो गया समय को परखने वाला, फिर आपका आएगा दूसरा रंग से धनांड्य, फिर आएगा आपका या और समय की उपेक्षा करने वाला, फिर आएगा करोड़पति, क्या आएगा करोड़पति से भिखारी, फिर हो जाता है, फिर आपका 6 नंबर आएगा। तो इस तरह आपके क्रम बनेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा रा, फिर आएगा या, फिर आएगा वा, फिर आएगा ला। तो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, रा या वा ला। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ये कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ए है खूंटियाँ, सॉरी, ए है खूंटिया, बी है खूंटियों, सी है खूंटियाँ और डी है खूंटियों। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन होगा वो होगा खूंटियाँ। ठीक है भाई, आगे अगला जो क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है। तो अभी हमने पढ़ा था, इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोहा का जो उल्टा विपरीत छंद होता है वो होता है सोरठा। कौन सा होता है, सोरठा। तो यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जो दोहा होता है उसमें 13-11 मात्रा होती हैं। पहले और दूसरे में, सॉरी, पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है। सोरठा में उसका उल्टा होता है, 11-11 पहले होती हैं, फिर 13-13 होती है। ठीक है भाई, इसी को उल्टी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नांकित पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार बताइए। रुनिक भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। तो इसमें बताइए कौन सा अलंकार बनेगा। ए है उपेक्षा, बी है रूपक, सी है यमक और डी है श्लेष। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा ये है, क्वेश्चन दिया गया कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए है भंडारा, सी है सदाव्रत, बी है दातव्य और डी है धर्मार्थ।
तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाव्रत। ठीक है भाई, आगे अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 30। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। ए है मल फेंकना, बी है दूसरे के कपड़े गंदे करना, सी है बदनाम करना और डी है दल दल में फांसना। तो क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदनाम करना। कीचड़ उछालना यानी कि दूसरों की बदनामी करना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 31। उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है। ए है अधिकरण, सी है करण, बी है अपादान और डी है संबोधन। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान। इसके ऑप्शन उल्टे हो गए हैं, इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा अपादान। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। ए में दिया गया है सरोज, बी है जलद, सी है पंकज और डी है जलजात। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा जलद। ये जलद है, यह बादल का पर्यायवाची है। किसका है, बादल, और अन्य सभी कमल के पर्यायवाची हैं। ओके भाई, आगे आगे जो प्रश्न है वो है 33। प्रत्यक्ष का विलोम है। ए है समक्ष, बी है विपक्ष, सी है परोक्ष और डी है अदृश्य। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परोक्ष। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। बताइए लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ए है स्त्रीलिंग, बी है पुरुषलिंग, सी है नपुंसकलिंग और डी है उभयलिंग। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरलिंग। क्योंकि हम कहते हैं दही खा लिया, ये कहेंगे दही खाली, दही खा लिया, तो यह कैसा है, यह है पुरुषलिंग। ठीक है भाई, यह पुरलिंग। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। ए है प्रत्यय प्लस एक, बी है प्रत्यय प्लस एक, सी है प्रत्यय प्लस एक और डी है प्रत्यय प्लस एक। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय प्लस एक। ठीक है भाई, आगे अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास कौन सा है। ए है अव्ययीभाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय और डी है बाहुव्रीहि समास। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला जा रहा है कि लैकिक शब्द में प्रत्यय हैं। ए है लोइक, बी है किक, सी है आक और डी है इक। इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक, लौकिक। तो इक इसमें क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, पीछे, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ए है पूजनीय, बी है पूज्यनीय, सी है पूजनीय, डी है पूजनीय। तो इस क्वेश्चन में कौन सा सही जवाब है उसे आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है भाई, तो यह क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कमेंट में। यह वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।